जय हिंद, नमस्कार। रोशनी पब्लिकेशन देख रहे हैं आप लोग। और आज के इस सेशन में हम लोग हिंदी का जो 5वां चैप्टर है भारत माता, जिसका हम लोग चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसका आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। एक वीडियो में हम लोग का क्या होता है, एक्सप्लेनेशन होता है, अगले वीडियो में हम लोग का क्वेश्चन आंसर होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो है। जो भी इसके एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखे वो हमारे प्लेलिस्ट में जाके इस पूरे जो सीरीज का हमारे एक एक चैप्टर खत्म किया गया है। एक एक चैप्टर का हम लोग एक एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किए हैं। क्या कवि कहना क्या चाह रहे हैं, लेखक क्या कहना चाह रहे हैं, गद्य खंड हो चाहे पद्य खंड हो, एक एक सेक्शन का हम लोग एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें 2026 में जो भी बच्चे एग्जाम देंगे एक भी टॉपिक, एक भी चैप्टर, एक भी पैराग्राफ तक आपका मिस नहीं होने जा रहा है। तो आज के इस सेशन में हम लोग भारत माता का जो है टोटल क्वेश्चन आंसर, एक कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक एक करके क्या आंसर होना चाहिए, कैसे आंसर होना चाहिए, किस तरह से लिखना है, कितना लिखना है, इन सभी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों आज के इस सेशन को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं, नए जुड़ रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, ताकि आगे आने वाला एक सारा वीडियो, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप तक सबसे पहले पहुंच सके और आप जल्दी से जल्दी तैयारी करके ज्यादा से ज्यादा अच्छा अंक ला सके। तो आज की सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। काव्य खंड का यानी पद्य खंड का आपका 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है भारत माता। भारत माता ग्रामवासिनी आपका पहला लाइन जो शुरू होता है, बाकी जिसका जो शीर्षक है वो क्या है, भारत माता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। ये जो आज हम लोग जो पूरा कंप्लीट करवाते हैं, मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जो भी बच्चे ये पूरा सेशन देख रहे हैं, रोशनी पब्लिकेशन का कैप्टन गोधुली, ये हमारी पुस्तक है जो कि आपका रोशनी पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की जाती है। और भी बहुत सारी बुक है जो कि आपको हमारे ऑफिशियल वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन पे देखने को मिलेगी। हमारा आज का जितना भी आंसर होगा वो सभी आंसर आपको इस बुक में मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग पिछले में जो एक्सप्लेन किए थे उसका भी एक शॉर्ट फॉर्म में जो भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं, तो आपको इस बुक में उस चैप्टर का भी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा, वो चैप्टर भी मिल जाएगा। उस चैप्टर में जो व्याकरण पोर्शन से जो क्वेश्चन आते हैं उसका भी आपको एक आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट बुक है और इस रोशनी पब्लिकेशन की इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एक कंप्लीट तैयारी मिलती है। हमारे पब्लिकेशन का और हमारे इस यूट्यूब चैनल का एक बिल्कुल कंपाइल जो आपके लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से जुड़िए। हमारा कोई ऐप भी नहीं है दूसरा जिस पर हम लोग अलग से क्लास चलाते हैं। सारा क्लास आपको, सारा एक्सप्लेनेशन आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से आपको मिलेगा। तो आज के इस सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं। गोधुली भाग 2 क्लास 10 का रोशनी पब्लिकेशन का हमारा जो बुक है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। आगे हम लोग बात करेंगे, एक एक करके सभी क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, ये कुल 7 क्वेश्चन है। इसमें सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, एक एक करके हम लोग सारा हम लोग देखते जाएंगे, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा? भारत माता सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया है। और ये हम लोग पूरा लेखक कवि परिचय से लेके आपका पूरा एक्सप्लेनेशन देखे थे। तो आगे हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि भारत माता के कैसा चित्रण प्रस्तुत करता है। का पहला अनुच्छेद में क्या लिखा हुआ, पहला जो लाइन है, 4 लाइन का जो आपका क्या अनुच्छेद बन रहा है, कैसा चित्रण प्रस्तुत करता है। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, ये सारी लिखते हैं। प्रस्तुत कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता की आत्मा कहने वाले ग्रामीणों को त्रासदी पूर्ण जीवन का धुंधला तथा मटमैला चित्र प्रस्तुत किया है। पहला आपका जो अनुच्छेद क्या है, भारत माता ग्रामवासिनी। भारत माता जो है वो गांव में निवास करती है। और गांव का जो चित्र है वो किस तरह है, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना का माटी जल, ये सब क्या है, ग्रामीणों के त्रासदीपूर्ण जीवन का धुंधला एवं मटमैला चित्र प्रस्तुत किया है। ये लोग शिक्षा, संस्कृति, धन, वैभव आदि सभी क्षेत्रों में पिछड़े हुए हैं और मिट्टी की मूर्ति के समान सभी अन्यायों को सहन करते हुए मौन है। पहला जो हमारा लाइन है हमारे इस कविता का, भारत माता का, आपको इसमें ही मिल जाएगा। क्या है सारा देखिए, आपका एक एक लाइन आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिलेगा, फिर आपको नीचे एक्सप्लेनेशन शब्दार्थ, उसके बाद आपका पूरा। तो उसी में आपका क्या है, भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल धूल भरा मैला से आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी। आपका इसी पहला अनुच्छेद के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं कि भारत माता जो ग्राम में निवास करती है उसकी
वहाँ के जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं, भारत के गांव के जो लोग हैं, वो खेतों में फैला है श्यामल हरे भरे फसल होने के बावजूद भी वहाँ पे शिक्षा और संस्कृति का अभाव है, धन वैभव का अभाव है, गंगा यमुना में आंसू जल, यानी भारत के लोगों की त्रासदी का चित्रण किया है सुमित्रा नंदन पंत ने पहले अनुच्छेद में। आप इस तरह से चाहें तो लिख सकते हैं। पहले आप क्वेश्चन आंसर आप देख लीजिए, दूसरा पे चलेंगे, ज्यादा इसमें नहीं डिटेल करेंगे, ज्यादा लेंदी होगा। भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? वह अपने घर में प्रवासिनी, भारत माता ग्रामवासिनी, आपका ये दूसरा लाइन से है। इसमें आप बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पराधीनता के कारण भारत अपने ही घर में, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। पराधीनता यानी ये भी उसी वक्त के, हमारी जो पिछला जो चैप्टर था स्वदेशी, वो भी स्वतंत्रता के पहले की कविता थी, ये भी आपकी उसी का है। तो स्वतंत्रता के पहले की कविता है, तो भारत माता की जो शासन वो क्या विदेशी लोगों के द्वारा चलता था, यानी पराधीनता के कारण भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है। अपने शासक के विदेशी होने के कारण लोगों को उसके सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। भारत माता कौन है? भारत माता है लोग, भारत के लोग भारत माता है, भारत के लोग भारत माता है, यानी सभी आदेशों का पालन करना पड़ता है। उन्हें विदेशी सरकार के हर अन्याय तथा शोषण को चुपचाप सहन करना पड़ता है। देश की संप्रभुता नष्ट होने के कारण हमारे सारे साधन पर उनका अधिकार हो गया है। जमीन, जायदाद, कल कारखाने तथा शिक्षा, संस्कृति सब कुछ उनके अधीन है। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी है। अपना घर होना मतलब क्या होता है कि हमारे घर पे सभी संसाधन पे हमारा अधिकार है। हमारा जो घर होता है उसमें अगर हम चाहें तो कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी खेल कूद सकते हैं। हमारे घर में जो भी, अगर कहीं सेब पड़ा है तो उठा के हम खा सकते हैं, अगर कहीं रोटी पड़ी है तो हम खा सकते हैं अगर हमें भूख लगी है। लेकिन अगर वही सेब को खाने से पहले अगर हमें पड़ोसी से पूछना पड़े तो क्या है, हम अपने ही घर में तो हैं, लेकिन क्या प्रवासी की तरह है, घूमने फिरने आए हैं, देखेंगे पूछेंगे पहले। तो वही है, हमारा जो शासन है विदेशी लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा चलाया जाता था तथा हमारे सभी संसाधनों पे उनका हक था। इसीलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी की तरह, यानी प्रवासिनी यानी कुछ समय के लिए आपका एक क्या बोल सकते हैं, रेन बसेरा, आपकी छत्र छाया सिर्फ आपको मिलती है, बाकी आपको हक नहीं मिलता। भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई है पराधीनता के कारण। चलिए आगे बढ़िए हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे। आपका कविता में कवि भारतवासियों को कैसा चित्र खींचता है? बहुत बढ़िया चित्र खींचता है, एचडी में चित्र खींचता है। ऐसा आंसर नहीं है, आप यहाँ पे देखिए। आंसर की बात करें, कवि के अनुसार भारत के लोग अत्यंत गरीब हैं, दीनहीन हैं, नग्न हैं, भूखे हैं, निहत्थे और शोषित हैं। वे अज्ञान, अशिक्षा, निर्धनता की चपेट में आकर असहाय होकर जी रहे हैं। भारत माता जो है उस कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत भारत की दयनीय स्थिति का चित्र खींचता है। कैसा? दयनीय स्थिति का चित्र खींचता है। वो बताते हैं कि भारत के लोग बहुत ही गरीब हैं, हम साधन संपन्न तो हैं लेकिन उस साधन पर अधिकार हमारा नहीं है, बहुत ही दीनहीन है, हम मेहनत करते हैं लेकिन उसका जो पारितोषिक होता है, जो आपका मजदूरी होता है, वह भी हमें ठीक से नहीं मिलती। नग्न हैं, भूखे हैं, निहत्थे हैं और शोषित हैं। अंग्रेजों के द्वारा हमारा शोषण किया जाता है। वे अज्ञान, अशिक्षा और निर्धनता की चपेट में आकर असहाय होकर जी रहे हैं। आगे बढ़िए हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन। भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? भारत माता का ह्रास भी राहु ग्रसित क्यों दिखाई पड़ता है? राहु का भी जिक्र हमारे अथी में आया है। भारत माता स्वरूप के ग्राम्य शोभा की झलक दिखाई देती है। भारत माता स्वरूप में ग्राम्य शोभा की झलक दिखाई देती है। मुख पर चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश, स्वरूप हासी फैला हुआ, यानी भारत की जो शोभा है, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, सभी लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत की जो विशेषता थी, भारत के जो लोग थे, भारत जो इतना धनवान था, भारत जो इस तरह विख्यात था, भारत के ललाट पे चंद्रमा की जैसा जो तेज था, बिल्कुल शीतलता था। भारत इतना प्रबल होते हुए भी शीतल था, अहिंसावादी था, यानी भारत चंद्रमा के समान था। भारत की शोभा में चंद्रमा की झलक दिखाई देती थी। मुख पे चंद्रमा के समान दिव्य प्रकाश स्वरूपी हंसी फैली हुई थी। लेकिन पराधीनता होने के कारण अब वह हंसी फीकी पड़ गई। किसी दूसरे के अंडर, अंग्रेजों की अधीनता के कारण, पराधीनता के कारण वह हंसी कहाँ छिप गई है, वो हंसी आपकी फीकी पड़ गई है। और वो जिस प्रकार चंद्रमा को राहु खा लेता है चंद्रग्रहण के टाइम, ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा
पे राहु का अटैक हुआ है, उसी प्रकार हुआ। भारत माँ उदास लग रही है, ऐसा ही लगता है जैसे चंद्रमा को राहुल ने ग्रस लिया हो, अपने अंदर समा लिया हो। अंग्रेजी शासन ने भारत को खोखला कर दिया था, यहाँ की जनता दुखी बना दिया था और भारत की अस्मिता को धूमिल कर दिया था। ऐसी स्थिति में भारत माता उदासीनी हो गई थी, यानी वो बहुत उदास हो गई थी। इसलिए कवि ने कहा कि भारत का हरास भी अब राहु ग्रसित दिखाई पड़ता। आई होप आपको पूरा आंसर समझ में आया होगा। किस प्रकार कि भारत का जो तेज था वो बिल्कुल चंद्रमा के समान था, लेकिन अंग्रेजों की अधीनता के कारण, अंग्रेजों के राज के कारण हमारी जो तेज था, हमारी जो संस्कृति थी, जो सभ्यता थी, चाहे वो हमारा जो हम जो धनवान थे, वो उदासी में छा गई। भारत माता क्या उदासी छा गई। वो इसी प्रकार था जिस प्रकार चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है, इसलिए भारत माता का हरास राहु ग्रसित दिखाई पड़ता है सुमित्रा नंदन पंत को। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला चलते हैं, 5वां नंबर। कवि भारत माता को गीता प्रकाशनी मानकर भी ज्ञानमूढ़ क्यों कहते हैं? भारत से गीता का विकास हुआ, गीता भारत की देन है, तो गीता प्रकाशनी यानी गीता का प्रकाशन करने वाली दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान जो माना जाता है, गीता के अंदर बहुत सारे जीवन के बहुत सारे आपकी उलझनों का जो है क्या सॉल्यूशन है। गीता प्रकाशनी जो भारत है वह मूढ़ है, ज्ञान मूढ़ है, उसके पास कोई ज्ञान नहीं है। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि अंग्रेजों के शासन कारण भारत का अतीत बहुत ही समृद्ध और गौरवशाली रहा, बहुत समृद्ध। हमारे देश विश्वगुरु बनकर संसार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश में कई सदियों तक जगमगा रहा था, किंतु इतने ज्ञान होने पर भी यहाँ के लोग अपना आत्म गौरव खोकर पराधीनता स्वीकार करके मूर्खता का परिचय दे रहे हैं। यानी हम जो इतने ज्ञानी थे, हमारा जो देश विश्व गुरु बनकर संसार को ज्ञान रूपी प्रकाश दे रहा था, वहां के लोग क्या पराधीनता स्वीकार करके अपने मूर्खता का क्या यानी मूर्खता यानी मूर्खता का परिचय देते हैं। इसलिए कवि ने भारत को ज्ञान मूढ़ कहा है। क्या कहा है? कवि ने ज्ञान मूढ़ कहा है। ज्ञान मूढ़ गीता प्रकाशनी भारत माता ग्रामवासिनी। तो इस तरह से आपका पूरा पोयम है। तो आगे हम लोग बढ़िए, 6ठा नंबर। कवि की दृष्टि में आज भारत माता का तप संयम क्यों सफल रहा है? अंतिम जो आपकी लाइन है, सफल रहा आज उसका तप संयम, पिला अहिंसा का स्तन सुधोपम। यानी इसमें कहते हैं कि भारत की जो संस्कृति है वो अहिंसावादी है, भारत का जो कल्चर है वो अहिंसावादी है। हम सभी जीवों को साथ लेके चलने वाले हैं। हमारी जो अहिंसावादी जो नीति है, हमारी जो अहिंसावादी जो कार्य है, यही हमारा तप है। भले हमारे ऊपर चाहे कितने भी अटैक हुए हैं, कितने भी आक्रमण हुए, लेकिन हम लोगों ने अहिंसा नहीं छोड़ा। और आज भी हम लोगों ने अहिंसा के ही बल पे, महात्मा गांधी का शायद इनमें यहाँ पे जिक्र है कि अहिंसा के ही बल पे आज हम लोग किसको, अंग्रेजों को भगा रहे हैं। तो सफल रहा आज उसका तप संयम। तो कवि की दृष्टि में भारत माता का तप संयम क्यों सफल रहा है? क्योंकि हमने उस अहिंसा को नहीं छोड़ा और उसी अहिंसा के बेस पे हम लोग आज जीत रहे हैं। भारत माता ने हमेशा ही अपने संतानों को अहिंसा रूपी अमृत का रसपान कराया है। इसकी संतानें अब पुनः भ्रम और भय से मुक्त हो गई है और भारत माता अब दोबारा जग जननी कहलाने का अधिकार पा रही है। भारत का खोया हुआ आत्मविश्वास और गौरव लौट आया है। भारत को अब सब लोग पहचानने लगे हैं, इसलिए भारत माता का तप और संयम सफल रहा है। आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अब आते हैं हम लोग व्याख्या करें, शायद स्वप्रसंग व्याख्या करें। फिर से वही बात, हर चैप्टर में जो हम समझाते हैं, प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक भारत माता से ली गई है, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस वाक्य के माध्यम से स्वर्ण सस्य पर पदतल लुंठित धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, इस वाक्य के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्याख्या पद कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता शीर्षक कविता से अवतरित है। इस पंक्ति में, यहाँ से आप लिखिए, इस पंक्ति में कवि हमें यह बताना चाहता है कि भारत की यह सुनहरी फसलें वाली धरती विदेशी लोगों की अनीति और अत्याचार का शिकार हुई है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठी, स्वर्ण सस्य यानी हमारे जो खेतों में जो फसल है वह स्वर्ण के समान है। किसके? स्वर्ण के समान है। स्वर्ण सस्य पर पद तल लुंठित, लेकिन वो जो खेत के जो फसल हैं वो विदेशी जो अंग्रेज हैं उसके पद तल यानी पैरों के तले कुचले जा रहे हैं। धरती सा सहिष्णु मन कुंठित,
धरती से ज्यादा सहिष्णु, धरती से ज्यादा सहनशील इस संसार में कुछ नहीं है। तो वही कहते हैं कि हमारा जो संसार, हमारा जो धरती जैसा सहिष्णु मन है वह भी कुंठित हो गया है, उसे भी अब दर्द होने लगा है। ठीक है, और इस अत्याचार को लंबे समय तक सहने के कारण इसमें सहनशीलता अब धीरे धीरे कुंठित सा हो गया है। यहाँ कवि ने पराधीनता, भारत के लोगों की पीड़ा और मनोदेश को एक सजीव चित्रण प्रस्तुत किया है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जिस तरह व्याख्या करते हैं हम लोग, हमेशा पिछले बारे में बता रहे हैं, पहले आपको यही लाइन चेपना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक गोधुली भाग 2 के पद्य खंड के शीर्षक भारत माता से ली गई है, जिसके लेखक सुमित्रा नंदन पंत है। इतना लिखने के बाद आप यहाँ से इस पंक्ति में कवि हमें यह बताना चाहते हैं, आप यहाँ से पूरा लिख सकते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। 7वां के बाद 7 का ख भी है। चिंतित भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित नमित नयन नभ वस्पछादित, तो ये भी आपका उसी तरह लिखाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक वाला से, और यहाँ पे आप पूरा आंसर, यह पंक्ति सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित भारत माता कविता का अंश है। इस तरह लिखिए, या फिर आप किसी भी अपने शब्दों में अगर लिखिए, अगर सब जगह आप एक ही लाइन यूज करते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। मैं अलग अलग तरीके से हर बार अलग अलग लाइन यहाँ पे लिख के आपको देता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियां में कवि ने भारत माता के रूप को साकार करते हुए उनकी आंखों की बहुत ही कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया है। भारत माता के क्षितिज रूपी बोहे एक कज्जल रेखा खींची हुई है और उनके आकाश रूपी नयन में वाष्प रूपी अश्रु भरे पड़े हैं। ऐसा लगता है मानो अभी बरस पड़ेगी। कवि ने यहाँ भारत माता के लोगों की बेबसी, पीड़ा और उदासी के रूपक के माध्यम से अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। पूरा तो पढ़ दिए हैं, समझ में क्या क्या आया है। इसमें है क्षितिज भ्रिकुटी क्षितिज तिमिरांकित, यानी भारत माता का यहाँ पे चित्र प्रस्तुत किया है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है वही भारत माता का है। ये भारत का जो है एक भारत माता के आंख को, भारत माता के नयन को, जिसमें आशा होती है। क्या होती है? आशा होती है, जहां कि फ्यूचर में जरूर कुछ अच्छा होगा। वहां पे कहते हैं कि भारत माता की क्षितिज रूपी भौहें एक कज्जल रेखा खींची हुई है और उनके आकाश रूपी नयन में नमित नयन नभ वस्फाच्छादित, और आकाश रूपी नयन में वाष्प रूपी अश्रु यानी अश्रु भरे पड़े हैं। इतनी सुंदर देश, इतना सुंदर देश जो है हमारा, वो उसको क्या, देश को आंख से कंपेयर किया गया। इतना सुंदर जो देश है उस पे भी अश्रु है। यानी इस लाइन के माध्यम से लेखक भारत के लोगों की बेबसी को दिखाते हैं, भारत के लोगों की पीड़ा को दिखाते हैं, उदासी को दिखाते हैं, और इन सभी को रूपक के माध्यम से अत्यंत मार्मिक चित्र, रूपक यानी नए आपके आंख के माध्यम से बहुत ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर पूरा क्वेश्चन आंसर एक साथ चाहिए, पूरा चैप्टर एक साथ चाहिए, एक बुक में कंपाइल चाहिए, तो इसके लिए आप हमारे रोशनी पब्लिकेशन के कैप्टन गोधली को जाके ले लीजिए। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। आगे हम लोग समझ में करते हैं और भी रोशनी पब्लिकेशन का जो बुक है क्लास 9 के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए, 12th के लिए, सभी के लिए आपका हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये तीनों लिटरेचर तो आपको मिलेंगे ही। सभी का आपका मैंने विशेषता पिछले वीडियो में भी बताया है, जिसमें आपको इंग्लिश में क्या मिलेंगे, इंग्लिश में आपको पूरा चैप्टर मिलेगा, उस इंग्लिश का हिंदी किया हुआ मिलेगा। संस्कृत में आपको चैप्टर मिलेगा, उस संस्कृत का हिंदी किया हुआ मिलेगा। हिंदी में आपको चैप्टर तो एज इट इज मिल जाएगा, जो कि गद्य खंड का, पद्य खंड में भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा कि हर एक लाइन का क्या अर्थ होता है। इसके अलावा सभी बुक का जितना भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर विथ व्याकरण वाला पोर्शन, आओ आगे सीखे, व्याकरण वाला सभी का जो क्वेश्चन आंसर है आपको इस बुक में कंपाइल करके मिलेगा। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो आज के इस सेशन में इतना ही। और भी बहुत सारी जो बुक है आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमारे एसएसटी का भी हमारा पूरा बुक लॉन्च हो चुका है। इसी तरह के आपको चैप्टर भी मिलेगा और क्वेश्चन आंसर भी मिलेगा। आगे बात करेंगे हम लोग 11th एवं 12th के लिए भी। इसके अलावा हमारा क्वेश्चन बैंक भी है। क्वेश्चन बैंक के साथ आपको और क्या मिल जाएगा? क्वेश्चन बैंक के अलावा आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर 25 तक का पूरा क्वेश्चन आंसर सब्जेक्ट वाइज आपको वहां पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर वाइज देखने को मिलेगा। क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का जो भी चैप्टर्स है उन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें देखने को मिलेगा, ताकि आप कम टाइम में पढ़ के अच्छा मार्क्स ला सके। इधर आपका क्या है, एक कंप्लीट तैयारी के लिए आपका हमारा रोशनी पब्लिकेशन और हमारे इस रोशनी पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक कंप्लीट तैयारी आपको देखने को मिल रही है। तो आज के इस सेशन में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।